व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि आपको पता है, हम आज कैश फ्लो स्टेटमेंट करने वाले हैं। हम अकाउंटेंसी के सभी चैप्टर को वन शॉट के अंदर कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने बुक वन को कंप्लीट कर लिया है और बुक टू को भी कंप्लीट कर लिया है। बुक वन जो कि आपकी पार्टनरशिप की थी और बुक टू जो कि थी आपकी शेयर्स की, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कुछ चैप्टर्स को हमने पार्ट्स में किया था, बट बाकी डिमांड थी, बच्चे कह रहे थे वन शॉट के अंदर कवर करो, जिससे कम टाइम में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिलेबस कवर हो सके और वो कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। इसलिए हमने सारे अब जितने भी चैप्टर्स ला रहे हैं वो सब वन शॉट के अंदर ला रहे हैं। आज हम वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपकी बुक थ्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का आता है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। इसमें मेजरली 3 टॉपिक्स ही होते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कंपनी को इसकी नीड क्या होती है और ये किस लिए ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं हम। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, एबीसी लिमिट, कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड। इस एबीसी लिमिटेड का आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ को इंक्लूड करता है? आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है और भी बाकी चीज़ होती है, इक्विटी के रिलेटेड होता है। और एक चीज़ और होती है इसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? आपको पता होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश में भी सेल्स होती हैं, क्रेडिट में भी सेल्स होती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इनफ्लो आउटफ्लो जाना, कि उसके कैश और कैश इक्विवेलेंस का, उससे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या निकला है डेफिनेशन: इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश तो आपको पता होगा क्या होता है, कैश मनी। बट कैश इक्विवेलेंस क्या होता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो कैश इक्विवेलेंस वो होता है जो कि कैश नहीं होते, बट इक्विवेलेंट टू कैश होते हैं, जो कैश के इक्वल होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कैश के इक्विवेलेंट बहुत सारी चीज़ होती है। मैं अभी आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, बट अभी आप समझिए कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद अगर आप आगे चलो, एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी। मान लीजिए ये जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, इस एबीसी लिमिटेड के 12 टोटल मान लीजिए 16 लैक्स की सेल हुई क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट मतलब उधार के ऊपर। इस सेल ऑर्गेनाइजेशन ने 16 लाख की क्रेडिट सेल की, उधार की सेल की, और 4 लाख की इसने कैश सेल की। कौन सी सेल की? कैश सेल की। तो टोटल 20 लाख की सेल हुई, या आप इसको जो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का हुआ? 20 लाख का। अब इस 20 लाख में से एक्सपेंसेस मान लीजिए आप 4 लाख था। 4 लाख जो कि इसके एक्सपेंसेस थे। क्या थी इसके एक्सपेंसेस? डेली जो भी खर्चे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का। तो टोटल जो कि इसका प्रॉफिट निकला 16 लाख। ठीक है, तो ये क्या निकला इसका प्रॉफिट। अब एट द एंड ऑफ द ईयर एबीसी लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर चेक किया कि उसके पास प्रॉफिट तो आ रहा है 16 लाख रुपीज़ का, बट इन हैंड अपने उसने कैश की लिक्विडिटी चेक की ना। जब उसने अपनी कैश की लिक्विडिटी चेक की कि कितना कैश है उसके एंड में, तो उसके पास एक भी रुपया नहीं था। वो कोई भी एसेट ना परचेज कर सकता था, कोई भी एसेट नहीं परचेज कर सकता, ना वो कोई अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल कर सकता। तो उसने चेक किया कि मेरा पैसा गया कहाँ। तो आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पीएनएल अकाउंट से अगर आपको प्रॉफिट पता चल गया, बैलेंस शीट तो मैच कर दिया आपने, टोटल एसेट्स लाइबिलिटी पता कर लिए, बट इन चीज़ों से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कैश स्टेटस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कितना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास बिना कैश के कितनी चीज़ है।
तो इस चीज़ को पता करने के लिए आपने एक नई चीज़ बनाई जिसे कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है आपकी सारी इनफ्लो और आउटफ्लो सिर्फ कैश से रिलेटेड। अगर आपको पता होगा कि आपकी 4 लाख की ही कैश सेल थी, आपने देखा कि टोटल सेल तो 20 लाख दिखा रही है, बट 4 लाख की जो कि कैश सेल थी, बाकी तो क्रेडिट सेल थी जिसका भी पैसा आपको नहीं मिला, इन फ्यूचर मिलेगा। अभी तो नहीं मिला, मान लीजिए 1 महीने बाद मिले, अगले फाइनेंशियल ईयर में मिले, बट अभी तो आपके हैंड में कोई भी पेमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना आपने कैश सेल की उतने ही आपने एक्सपेंसेस कर दिए डेली बिजनेस ऑपरेशंस के रिलेटेड, तो आपके पास कैश नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी किस चीज़ का, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के इनफ्लो आउटफ्लो पता चले, कैश की लिक्विडिटी पता चले कि कितना कैश है आपके पास। इस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या किसकी ज़रूरत पड़ी, कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो चीज़ आती है मेथड। मेथड, दो मेथड होते हैं कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के, ठीक है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो कि है आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो आप जो भी कैश फ्लो से रिलेटेड इस चैप्टर में सीखेंगे वो सब आप किसके रिलेटेड सीख रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड के रिलेटेड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कौन सा पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड, जो आपके सिलेबस में है। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। इसके बाद आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट, एक सेकेंड, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कैश नहीं होते बट इक्विवेलेंट टू कैश होते हैं, कैश के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक के अंदर जो भी आपका मनी होगा वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो इसे कह सकते हैं हम चेक। अगला देखें तो इसे हम कह सकते हैं ड्राफ्ट। ये सारी चीज़ें जो कि होते हैं ना, आपकी कैश तो नहीं है बट कैश इक्विवेलेंट है, मतलब कैश के इक्वल ही है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज की टेबल सिक्योरिटीज, और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे कैश इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका करेंट इन्वेस्टमेंट को समझना। करेंट इन्वेस्टमेंट आपका जो कि रिलेटेड किससे होता है, कैश इक्विवेलेंट के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर करेंट इन्वेस्टमेंट आया तो किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करेगा, कैश इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कैश इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होता है कैश इक्विवेलेंट, जो इक्वल टू कैश होता है। ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है बैंक, चेक, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और करेंट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो ये होता है आपका कैश इक्विवेलेंट, जो कि इक्वल टू होता है कैश। इसके बाद अगर हम आगे चले, प्रॉपर कैश नहीं होता बट इक्वल टू कैश होता है। इसके बाद आगे चले हम मेन टॉपिक पे आए तो मेन टॉपिक के अंदर हम सीखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या और ये किन किस चीज़ों को कंसिस्ट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद सेकंड जो ये इंक्लूड करता है, कैश फ्लो, एक सेकेंड, फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी। और तीसरी चीज जो ये इंक्लूड करता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 चीज़ों को कंसिस्ट क्या करता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड होता है बिजनेस ऑपरेशन से। जितने भी बिजनेस के अंदर डेली ऑपरेशंस होते हैं
वो या और रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जो भी फाइनेंस रिलेटेड होता है, कहाँ से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस अपना कवर कर रही है, रेज कर रही है, फंड कर रही है, उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों को अगर आप लास्ट में ऐड कर देंगे, आप ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 को, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो, टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो of outflow cash of the organization during the year, during the ईयर के अंदर टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑर्गेनाइजेशन का कितना आ रहा है, उसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों को ऐड करके। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों चीज़ों का हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो अब इन तीनों को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी तीनों हैं सबसे इंपॉर्टेंट और बच्चों को डिफिकल्ट क्या लगता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होता है क्या, आपको कई बार तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाने को आ सकता है, बट कई बार प्रीवियस ईयर के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने को भी आया हुआ है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बाद ऐसे ही हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट करके कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पूरा बनाते हैं तो उसमें सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड पॉइंट लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो सबसे पहली चीज़ देखें हम इसके अंदर, तो ये क्या इंक्लूड करता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड करता है, ये करता है, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ पेन का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता क्या है, अगर आप देखें, साइड करते हैं इसे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी आपका प्रीवियस, एक सेकंड इसके लिए हम अलग पेन ही ले लेते हैं, वाइट से सॉल्व करते हैं। जो भी आपका करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, कोई भी अमाउंट आएगा आपका, उसमें से सबसे पहले आपको लेस करना है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, एक कोई अमाउंट आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इससे फर्दर गिवन नहीं हो तो यही आपको क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको आफ्टर टैक्स से कहाँ पहुंचना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पास। तो जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे। फिर इसके अंदर आप चार चीज़ों को ऐड करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप इसमें जो ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा उसको जो कि आप ऐड कर देंगे। तो इस अमाउंट के अंदर इसको ऐड किया आपने। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आप इसमें ऐड करते हैं वो करते हैं इंटरिम डिविडेंड को। किस चीज़ को ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड को। आप पूरी फुल फॉर्म्स लिखना, मैं फुल फॉर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, मेरा काम आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रपोज डिविडेंड इंक्लूड करता है ये, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड अगर गिवन होगा तो उसको भी ऐड कर दीजिए। और उसके बाद लास्ट में जो कि इंक्लूड करता है प्रोविजन फॉर टैक्स को, प्रोविजन फॉर टैक्स को, इसको भी इंक्लूड कर दीजिए। इसको इंक्लूड करने के बाद अब इन सबको जब आप ऐड करके एक अमाउंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, उसमें से माइनस करना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। उसके बाद आपको जाना है ट्रांसफर टू रिजर्व में, फिर जाना है आपको इंटरिम डिविडेंड को ऐड करना है उसमें। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड अगर आपको कुछ गिवन हो या प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो तो उसके ऊपर जाना है, और फिर आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बाय चांस, वैसे तो इससे आगे आएगा नहीं आपके पेपर के अंदर, अगर आ गया रिफंड फॉर टैक्स,
जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसमें रिफंड आ गया तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर कोई अमाउंट आ गया तो आपको रिफंड फॉर टैक्स जो भी अमाउंट होगा उसको आप कैंसिल करेंगे और फिर एक फर्दर अमाउंट आएगा आपका, ये हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इसके, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो इसको ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो इससे समझ जाएंगे आप कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको चलना है यहाँ पे आइए, तो यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर लेंगे। तो आपको जो कि मैंने बताया था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर भी। तो पहला कंपोनेंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद दूसरी चीज जो इसके अंदर इंक्लूड होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, और तीसरी चीज जो कि इसमें इंक्लूड होती है वो होती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये 3 चीज इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीख लिया। करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, उसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, उसमें ऐड करेंगे आप इंटरिम डिविडेंड, उसमें ऐड करेंगे आप प्रपोज डिविडेंड, उसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा। उसमें अगर आपको कहीं बाय चांस बहुत 0.% चांस है कि आ जाए, बट अगर आ गया रिफंड फॉर टैक्स तो उसको माइनस करेंगे तो आपका एनपीबीटी निकल आएगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालेंगे, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आपको किस पे जाना होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इस स्टेप से आपको इधर पहुंचना है। इसके लिए आपको जो कि इसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। ऐड क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सीखिए ऐड क्या करना होता है। ऐड आपको करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे। अब वो क्या होते हैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो इसमें इंक्लूड करता है वो होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद ये इंक्लूड करता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। उसके बाद ये इंक्लूड करता है लास्ट चीज जो कि होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट। तो लास्ट चीज जो इंक्लूड करता है वो इंक्लूड करता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो ये 3 चीज क्या इंक्लूड करता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड करता है किस कहां तक पहुंचने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। पहले आप एनपीबीटी निकालेंगे और उसके बाद ये चीजें ऐड करेंगे, बट सब कुछ ऐड नहीं, उसमें लेस करना पड़ता है। अगर आपने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस तो आप लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम। यहाँ जगह थोड़ी मैंने कम ले रखी है इसलिए इनकम समझिए। तो लेस करने में चीजें क्या आएंगे वो जरूर लिख लीजिए आप। इसमें आएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई गेन हुआ किसी सेल पे, ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी भी एसेट के सेल पे गेन हुआ तो वो आएगा। इसके बाद आएगा आपका इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, या कोई इंटरेस्ट रिसीव होगा या कोई आपका डिविडेंड रिसीव होगा। तो ये सब किसमें आएगा, ये सब आ जाएगा आपका क्या कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम के अंदर। तो इन चीज़ों को आप ऐड कर देंगे और इन पर्टिकुलर चीज़ों को आप लेस कर देंगे तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद एक नया स्टेप आता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैसे फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने फाइंड कर लिया तो उसके बाद आपको चलना है नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल को फाइंड करने में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के लिए भी आपको वहां से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए भी कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी। अब क्या ऐड करना होता है क्या लेस करना होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 2 चीजें इंक्लूडेड होते हैं, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट से जो कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक पहुंचना है तो करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर पहुंचने में करंट ईयर पहुंचने में इंक्रीज हुआ तो आप उसे ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर वो डिक्रीज हुआ तो आप उसे लेस करेंगे। ऐसे अगर करंट एसेट का जो कि
इनवर्स रिलेशन होता है। अगर वो ऐड हुआ या बढ़ा, मतलब प्रीवियस ईयर मान लीजिए 50,000 था, दिस ईयर अगर 60,000 है, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब लेस करेंगे। और ऐसी करंट एसेट से अगर आपका अमाउंट जो कि डिक्रीज हुआ तो उसे आप ऐड करेंगे। समझ गए? तो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो जैसा हो रहा है वैसे ही ऐड या लेस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहुंचने तक। और अगर करंट एसेट है तो उसका इनवर्स रिलेशन शो करेंगे। तो इससे आप कहां पहुंच जाएंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहुंचना है, तो इसमें से एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, उससे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आप टैक्स को जो कि है माइनस कर देंगे इस अमाउंट में से, टैक्स को अगर आपने माइनस कर दिया तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर, एक सेकेंड, यहाँ पे पर्टिकुलर एक अमाउंट आ जाएगा। इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ से आपने फाइंड कर लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था पूरा प्रॉपर सेट किस चीज के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपके फाइंड करने के लिए किस चीज को, कैश फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, उसमें आपने ऐड किया ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस को, और उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को ऐड किया। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड को, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होगा उसे लेस करेंगे आप। वहां से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल पहुंचेंगे। उसमें मैंने आपको बताया ऐड या लेस करना होता है दो चीजों को, करंट लायबिलिटी या करंट एसेट को। करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ा तो आप ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी घटा तो उसे माइनस कर देंगे। इसके बाद करंट एसेट अगर आपका बढ़ा तो उसे माइनस कर देंगे। उसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है, लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट बढ़ेगा तो बढ़ा ऐड कर देंगे, घटेगा तो माइनस कर देंगे। बट करंट एसेट के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है, अगर करंट एसेट बढ़ेगा आपका तो अमाउंट जो कि डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। और करंट एसेट अगर आपका घटेगा तो हम अमाउंट को जो कि ऐड कर देंगे। इसके बाद आपका कैश जनरेटेड आ जाएगा, उसमें आप माइनस कर देंगे। अगर आपको टैक्स गिवन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा किस चीज का, इसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर रिकैप एनपीबीटी का भी दे देता हूँ। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा क्वेश्चन में। आप सबसे पहले जाइएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, उसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट उठाइएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को। उसके बाद उसमें ऐड कीजिएगा चार चीज को। सबसे पहले आप ऐड कीजिएगा ट्रांसफर टू रिजर्व को, कुछ आपने अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया तो उसे ऐड कीजिए। कुछ डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड गिवन है तो उसे ऐड कीजिए, प्रोपोज डिविडेंड गिवन है तो उसे ऐड कीजिए, और वही प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है तो उसे भी ऐड कर दीजिए। इससे आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। अगर बाय चांस आपको रिफंड गिवन है तो उसको डिडक्ट कर दीजिए, उसके बाद आप पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद जो एक्टिविटीज आएंगी वो काफी इजी है। मान लीजिए कौन सी एक्टिविटी आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बहुत इजी एक्टिविटीज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो वही थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वेस्ट दो जगह ही कर सकती है। मान लीजिए पहली जगह वो इन्वेस्टमेंट करेगी या दूसरी जगह वो इन्वेस्टमेंट करेगी। सबसे पहले या तो वो इन्वेस्ट कर सकती है फिक्स्ड एसेट में, ठीक है, या तो इन्वेस्ट करेगी फिक्स्ड एसेट में। एक सेकंड सही से लिख देता हूँ, या तो इन्वेस्ट करेगी फिक्स्ड एसेट में, ठीक है, या तो इन्वेस्ट करेगी किस चीज के अंदर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। फिक्स्ड एसेट क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है लैंड को, ये इंक्लूड करता है बिल्डिंग को, ये इंक्लूड करता है मशीनरी को, ये इंक्लूड करता है प्लांट को। ये सारी चीजें कौन इंक्लूड करता है, फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या तो ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेगी या तो डायरेक्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करेगी। अब इसके अंदर भी आपको पता है दो पार्ट्स बनेंगे। कितने पार्ट्स बनेंगे, दो पार्ट्स बनेंगे। दो पार्ट्स क्या बनेंगे, एक दूसरा, ठीक है। या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, या तो इनफ्लो
या तो आउटफ्लो, ठीक है, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, ठीक है। या तो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। अगर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया, मान लीजिए लैंड का सेल किया, बिल्डिंग का सेल किया, मशीन का सेल किया, प्लांट का सेल किया, तो इससे सेल से जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आएगा तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इसके बाद दूसरी चीज, अगर आपने यही सेम चीज परचेज किया, सेम एग्जांपल से चलेंगे कि अगर आपने कोई लैंड परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, अगर आप कुछ परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं आप, तो इस केस में आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। बट अगर आप कुछ सेल करते हैं तो आप सामान देते हैं और पैसा लेते हैं, तो उस केस में आप सेल करते हैं तो इनफ्लो आता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बी एंड सी। तो सबसे पहले बी क्या होगा, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, और सी आपका आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये दो चीज क्या इंक्लूड करती है, ये दो चीज इंक्लूड करती है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये दोनों आप पूछेंगे ये क्यों आता है सर, क्योंकि अभी आपको मैंने आगे एक और प्रोसेस बताऊंगा, उसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले समझिए इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स खरीदते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस शेयर्स के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हैं ना भाई, उससे आपको डिविडेंड मिलता है। तो जो डिविडेंड रिसीव हो वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट ही हो जाएगा ना। डिविडेंड पेड का अलग केस आएगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप डिविडेंड पे करेंगे तो वो तो दूसरा केस बन जाएगा। बट अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उस शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हुआ ना, इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे आपने किसी को फंड दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग का। तो ये दोनों जो की चीज इंक्लूड करती है, क्या इंक्लूड करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड करता है। ऐसी अगर आप इसमें चलें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे होता है इनफ्लो और इसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है इसका आउटफ्लो, दोनों में सेम होता है और सेम ही केस है। एक सेकेंड, आउटफ्लो, ठीक है, सेम ही केस है। क्या सेम केस है कि अगर आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो भी होगी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो भी होगी, उसकी अगर आपने सेल किया तो आपके पास इनकम आया, पैसा आया तो आपका क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। तो सेल के थ्रू क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। वही सेम चीज अगर आपने उसे परचेज किया तो आप पैसा देंगे और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे, तो इस केस में आपका आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। तो ये था जो बेसिक चीज किससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, बस इतना ही था। मैंने कहा था सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुश्किल है, बाकी इसमें तो कुछ है नहीं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और आती है, उसके लिए मैं आपको पेन का कलर चेंज करता हूँ कि इसमें आपको फाइंड करना होता है। एक सेकंड, क्या हो गया भाई, आजा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसमें देखूं तो ये देखिए, एक सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आपको फाइंड करनी होती है ना, हाउ टू फाइंड सेल एंड परचेज ड्यूरिंग एडजस्टमेंट। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी ना, तो उसके अंदर सेल और परचेज को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर विदाउट एडजस्टमेंट हुआ फिर तो आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। बट अगर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको फाइंड करना पड़ता है सेल और परचेज अकाउंट। तो उसके लिए 2-3 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं आपको, प्रॉपर क्लास 11 का फॉर्मेट कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले अगर आप इस पे जाएं, ठीक है, ये ऐसा क्यों बन गया, सबसे पहले आप अगर इस पे ऐसे जाएं तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये रिलेटेड टू एसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आए आप और एक आजा भाई, ठीक है, और यहाँ पे एक आपने बना दिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये किससे, ये आपने मशीनरी अकाउंट बना दिया। तो अब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे आप और एक अकाउंट बनाएंगे आप इसके प्रोविजन का, ठीक है, एक यहाँ
यहाँ और यहाँ। ये अकाउंट आपने इसके प्रोविजन का बना दिया, प्रोविजन फॉर मशीन। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोविजन या कुछ भी, या तो आपको एक चीज और गिवन हो सकती है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। या तो डेप्रिसिएशन का अलग बनाना पड़ेगा आपको, या तो एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग होता है, उसके अंदर एक्यूमुलेट जितना टोटल डेप्रिसिएशन होता है ना वो एक साथ ही लिख देते हैं आप किस चीज के एसेट का। तो या तो एक एक्यूमुलेटेड मशीनरी अकाउंट आपको अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मशीनरी लिख देते हैं। तो एक्यूमुलेटेड मशीनरी अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, एडजस्टमेंट हमेशा एक आती है, एक से ऊपर तो कभी एडजस्टमेंट आज तक गई नहीं है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इससे एक एडजस्टमेंट आएगी और वो रिलेटेड टू अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आई तो उसमें ऐसे आप बेसिक सा बना के आपको वो क्लास 11 का फॉर्मूला की एसेट के लिए कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, डेबिट में कब इंक्रीज होता है, क्रेडिट में कब डिक्रीज होता है, ये चीज़ें समझने और आप इजीली इस चीज़ को कर लेंगे। हम क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी आती है वो आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे ईजीएस्ट यही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आपको समझना है। तो आपको पता होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनेंस कैसे क्रिएट कर सकती है। फाइनेंस को बनाने के दो ही तरीके होते हैं, ठीक है। या तो कैपिटल, या तो आपको जो कि है ओनर्स फंड को क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आपको बोरोवर्स फंड क्रिएट करना पड़ेगा। ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये समझिए। ओनर्स फंड जो कि इंक्लूड करता है, ये देखिए, ओनर्स फंड जो कि इंक्लूड करता है आपका इक्विटी शेयर्स को, और जो कि है इक्विटी शेयर्स को, और बोरोवर्स फंड इंक्लूड करता है आपका डेट को, डिवेंचर को। तो ये चीज कौन इंक्लूड करता है, बोरोवर्स फंड और डेट और डिवेंचर। कौन सी चीज इंक्लूड करती है आपकी, बोरोवर्स फंड, जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आ जाती है और भी काफी चीजें आ जाती हैं। बट आपको समझना किस चीज को है, आपको समझना है इक्विटी और उसको दोनों को ही। बट सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। इक्विटी शेयर सबसे पहले आप समझिए कि इक्विटी शेयर के अंदर आपकी क्या क्या चीज आती है। कोई भी कंपनी अगर शेयर्स को इशू कर रही है, या कोई भी कंपनी और किसी भी प्रोसेस को कर रही है, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इक्विटी शेयर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आपका गिवन है कि इशू ऑफ शेयर्स आया या इशू ऑफ डिबेंचर्स आया, तो आपको पता होगा शेयर्स जो कि है किसका प्रोसेस होता है, किसका पार्ट होता है। यहाँ पे आते हैं हम, इसको दो पार्ट में पहले क्रिएट करते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको दो पार्ट में रुकिए, इसको हम एक सेकेंड, इसको हम या तो ओनर्स फंड कह सकते हैं और इसको या तो हम क्या कह सकते हैं, बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड क्या होता है, जिसमें शेयर होल्डर जो कि ओनर बन जाता है। तो ये किस चीज से रिलेटेड, एक सेकंड, ये किस चीज से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है इक्विटी शेयर से। एक सेकंड आ रहा भाई, इक्विटी से। और ये किस चीज से, और ये बोरोवर्स फंड किस चीज से रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म फंड से। तो इसे हम लॉन्ग टर्म में क्या कह सकते हैं, डिबेंचर्स कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें इस चीज से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले क्या रिलेटेड होता है आपका, ओनर्स फंड जिसमें इक्विटी होता है, बोरोवर्स फंड जिसमें डिबेंचर होता है। ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड में आपको पता है डिफरेंस, ओनर में ओनर बन जाता है शेयर होल्डर कोई भी, और बोरोवर्स फंड में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, ये रिकॉर्ड करता है सारे शेयर कैपिटल अकाउंट को, इसको आप पता है शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं, और सारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को, जिसको आप लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं। तो ये क्या रिकॉर्ड करता है, दो चीजों को, शेयर कैपिटल को और लॉन्ग टर्म बोरिंग को। अगर हम आगे चलें तो शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर, तो ये समझिए कि इसको आगे चलता हूँ, रुकिए, ये दो चीजें इंक्लूड करता है। जैसे मैंने आपको पिछले में समझाया, फर्स्ट, दोनों सही नहीं बनी, एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है।
तो सबसे पहला आता है इनफ्लो और दूसरी चीज क्या आती है इसमें, आउटफ्लो। इनफ्लो कैसे होता है कभी भी, अब मान लीजिए आपको शेयर से इनफ्लो कब मिलेगा, जब आप उन शेयर्स को इशू करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या होगा, जब आप शेयर्स को इशू करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब शेयर्स को इशू करती है, किस लिए इशू करते हैं, जिससे उसे पैसा मिले, फंड रेज करे। तो इशू ऑफ शेयर से क्या होगा, आपका इनफ्लो होगा। बट यही आप शेयर्स का अगर पेमेंट करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक था, ठीक है। अगर पेमेंट करेंगे तो आप वो हो जाएगा। बट दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम को। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, आपको पता होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अमाउंट चार्ज करती है अपने शेयर्स का अपनी गुडविल रेपुटेशन की वजह से। तो इस गुडविल और रेपुटेशन की वजह से जो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो किस में इंक्लूड होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि उसके फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ऐसे अगर इसमें दूसरा अगर हम देखें तो ये दूसरी चीज किसको इंक्लूड करती है, डिविडेंड पेड। ये दूसरी चीज इंक्लूड करती है डिविडेंड पेड को। अब यहाँ पे आया, आपने देखा था डिविडेंड रिसीव तो जो कि किसका पार्ट हो गया था, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया था आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट, क्योंकि डिविडेंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनसे रिलेटेड होता है, क्योंकि शेयर्स में कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है तो उसे डिविडेंड जो कि रिसीव होता है। बट इस केस में अंदर जब आप जो कि फंड रेज करेंगे तो आप डिविडेंड पे करेंगे। तो जब फंड रेज करेंगे और डिविडेंड पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। और जब आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके अंदर डिविडेंड आपको मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव जो कि है फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिविडेंड पेड इधर क्यों आया, डिविडेंड रिसीव्ड उधर क्यों आया। तो ये चीज हो गई किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। ऐसी आपको दूसरी चीज से रिलेटेड आपको पढ़ना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर भी दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है इसमें इनफ्लो, दूसरी चीज जो क्या आती है इसमें आउटफ्लो। पहले आता है इनफ्लो और दूसरी चीज जो क्या आती है आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो के अंदर क्या इंक्लूडेड है और आउटफ्लो के अंदर क्या इंक्लूडेड है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। इनफ्लो के अंदर आप इंक्लूड करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। जब भी आप डिवेंचर्स को इशू करेंगे तो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो इनफ्लो के अंदर। डिवेंचर्स को इशू करेंगे, आपको पैसा मिलेगा, वो जो कि हो जाएगा आपका इनफ्लो ऑफ कैश। ऐसे ही आप डिवेंचर्स का जब पेमेंट करेंगे, आपको पता है डिवेंचर्स के पेमेंट को हम रिडेम्पशन भी कहते हैं। तो जब आप रिडेम्पशन करेंगे शेयर डिवेंचर्स का तो उससे आउटफ्लो हो जाएगा। आप पेमेंट करेंगे किसी भी डिवेंचर्स का तो आपके पैसे कटेंगे, आपके पास से पैसा जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है एक्सेप्शन आता है, उसके लिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जी हाँ किसका पार्ट होता है, आपके फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आया है, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का। ये आपको कहीं कॉपी में लिख भी लेना है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट कि इंक्रीज हुआ अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में, पहले तो ये समझना है बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग का पार्ट। ऐसे ही अगर इसके अंदर कोई डिक्रीज आया, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट आया, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपका आउटफ्लो ऑफ कैश किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट कहते हैं, कैश क्रेडिट होता है। ये सारे एक्सेप्शन हैं जो किसके अंदर आते हैं, आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो अब मैंने आपको समझा दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी दो चीजों को इंक्लूड करती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शेयर कैपिटल को, जिसे हम ओनर्स फंड या बोरोवर्स फंड भी कहते हैं। ओनर्स फंड के अंदर आपको कैसे इनफ्लो होगा, आपको पता होगा इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू, सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू। कैसे आपका आउटफ्लो होगा, पेमेंट जब करेंगे उन शेयर्स का, डिविडेंड जब आप पे करेंगे उन शेयर्स के ऊपर। ऐसी सेम केस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है, जिसमें हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं। इनफ्लो के लिए, आउटफ्लो के लिए रिडेम्पशन करते हैं डिवेंचर्स का, इंक्रीज करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में और इंटरेस्ट पेड में। तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ये था बेसिक जो आपके पूरे क्लास पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर था। इतना ही बेसिक सा चैप्टर है। आप 2 से 3 क्वेश्चन कर लेंगे इसका तो ये काफी आसान सा चैप्टर आपको लगेगा। इसके बाद अगर हम आगे चलें प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट में,
तो ये आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन है जब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं नीचे लिखा होगा, शायद दिल्ली का था ये। हाँ, दिल्ली 2014 मॉडिफाइड, तो ये उसका है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक एक स्टेप में पहले मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। पीछे चलते हैं हम। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपको गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। शेयर कैपिटल किस चीज़ में होता है, मैंने अभी आपको बताया। शेयर कैपिटल किससे रिलेटेड है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि किससे क्या रिलेटेड। रिजर्व एंड सरप्लस आप एनपीवीटी निकालने के लिए यूज करते हैं इसको। तो ये किस में आएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस में आता है आपका, आपको मैंने बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग दो ही तरीके की होती है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। इसके बाद अगर हम आगे चले, ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी, आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल से कैश जनरेटेड तक जाने के लिए ये यूज किया जाता है करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट को। इसमें सिर्फ करेंट लायबिलिटी गिवन है, अगर करेंट एसेट भी गिवन होता है तो वो भी ऑपरेटिंग का ही पार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम चले नॉन करेंट एसेट्स पे, तो पहली चीज क्या इंक्लूड करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग दो ही तरीके से हो सकती है, या तो फिक्स कैपिटल्स में जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। तो ये किस में आ गया, इन्वेस्टिंग के दोनों पार्ट हो गए। करेंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो कि है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस तो है। इसके बाद ये जो इन्वेंट्री है और ये ट्रेड रिसीवेबल है, ये आपको किसका पार्ट हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैश करंट अकाउंट में, ठीक है, करंट एसेट में, करंट अकाउंट कह रहा हूँ। तो यहाँ मैं जो दिखा रहा था ना कि अगर होता तो नीचे गिवन ही है, ठीक है। तो आपको पूरा क्वेश्चन मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर चलिए। शेयर कैपिटल गिवन है, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, और उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। ऊपर चलिए इसको लेके, तो हम पूरे स्टेप वाइज चलेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा लैग कर रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे आप, तो सबसे पहले इसके अंदर इंक्लूड करेंगे आप इशू ऑफ शेयर्स। जो आपका शेयर कैपिटल में जो डिफरेंस रहता है ना, तो इशू ऑफ शेयर, या आपके बुक में ये लिखा होगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, सब एक ही होता है। तो ये कितना है, 30,000, 1,80,000 से 2,10,000 हो गया था। इसके बाद गिवन क्या था आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि था आपका 124,000 था शायद, अगर मैं एक बार देखूं 132,000 था, 1,32,000 था, उसमें से माइनस करना था आपको। तो आपने देखा कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको जो किया है ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड वगैरह नहीं गिवन था। तो इसमें जो कि आपको फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही चीज लगानी पड़ेगी यूज, वो करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो मान लीजिए आप यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जैसे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए जाते हैं, तो इसको ऊपर तो मैंने जो कि आपको साइड में सॉल्व करके दिखाया था, बट इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। तो इसके अंदर आप यूज करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट माइनस में आप करेंगे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में पेपर में आप लिख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस जो भी आपको गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ऐसे लेस कर देंगे आप ओपनिंग बैलेंस को, ऐसे लिख सकते हैं आप अच्छे से स्टेटमेंट। बट अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख सकता हूँ इसको 1,32,000 माइनस कर दीजिए 24,000 इसमें से, तो ये आपको कितना बचा, 1,08,000। तो ये 1,08,000 क्या आ गया आपका, डायरेक्ट अब आप आ चुके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से पहले क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो 1,08,000 है ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आप डायरेक्ट पहुंच गए। आपको पता है इसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है आपको, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और एक पॉइंट और क्या था आपका, एक पॉइंट था आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इन सारी चीजों का आप जो कि ऐड करके कहाँ तक पहुंच जाएंगे आप,
आप पहुँचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। बट ये चीज़ें आज आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। मेन ऐसे ही होता है कि आपको करंट ईयर प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर प्रॉफिट माइनस करना होता है और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप यहाँ पहुँचे। अब आपको पता है इसमें आप कुछ चीज़ें ऐड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में और कुछ चीज़ें लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं आप करंट लायबिलिटी, जो भी करंट लायबिलिटी का जो कि डायरेक्ट रिलेशन होता है उससे आप जो कि ऐड करते हैं और लेस करते हैं, और वैसे ही आप जो कि जो भी उसके एक सेकेंड इसको मैं समझाने की जगह ना आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ। ये देखिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे ध्यान देना। करंट लायबिलिटी आपकी जो कि 27,000 थी, इससे जो कि इंक्रीज हो के कितनी हो गई है 75,000। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसी सेम इस केस में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल में ये भी इंक्रीज हुआ है 24 से 1,07,000 तक, और ये भी इंक्रीज हुआ है 17,500 से 40,000 तक। तो इन दोनों को हम लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि करंट एसेट अगर बढ़ता है तो इसका इनवर्स रिलेशन होता है लेस होगा और ये ऐड होगा। अब इसमें ऐड कितना करना है 75 अपॉन में 20, 7 15 में से 7 गया तो 8 और यहाँ पे 6 to 48,000 बचा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे निकालें कितना 107 24,000 तो 3 और ये कितना बचा 83,000 बचा, ये 83,000 और इधर से निकालेंगे तब 22,500 बचा। तो 83,000 और 22,500 को लेस करना है और बाकियों को ऐड करना है। क्या क्या है? ट्रेड पेएबल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, और क्या क्या डिक्रीज करना है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल एंड इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो क्या क्या अमाउंट था? सबसे पहले आपको लिखना है ट्रेड पेएबल के अंदर। तो ट्रेड पेएबल के अंदर आपका आया था 48,000 और इसमें लेस क्या क्या करना है? इन्वेंट्री जो कि 83,000 का डिफरेंस आया था और इसमें आता है 22,500 का। तो ये प्रॉपर जो कि आपका डिफरेंस है, तो इसको अगर आप सॉल्व करके बाहर लेके आते हैं 83,000 और 22,500 को, तो 105,000 आता है। तो इसको टोटल अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 48 और 1,08,000 जो भी आपका आएगा, तो ये टोटल आपका बाहर आ रहा है 50,500। ठीक है, 50,500 क्या आ रहा है आपका कैश फ्लो, और ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है क्या डायरेक्ट? तो यहाँ हम पहुँच गए 50,500 किसके ऊपर? इसको आप कोई अमाउंट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया सॉल्व, तो 50,500 है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें टैक्स को माइनस करना होता है, बट टैक्स नहीं है तो आपको यहीं से गिवन है। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा आगे चलें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको ज़्यादा लाइनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो कि है पहले से सब गिवन होता है। क्या होता है? मान लीजिए ये ये देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और आपको क्या गिवन है ये, तो 294 माइनस 250 294 माइनस 252, इसे हम 42,000 का यहाँ फ़र्क है और वहाँ पे 30,000 का फ़र्क है। तो ये दो चीज़ क्या इंक्लूड करती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हुआ? परचेज हुआ, आपने बढ़ाया है तो परचेज किए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, या प्लांट मशीनरी भी लिख सकते हैं टेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले कितने का फर्क आया था? 42,000 का। आपने परचेज किया तो पैसे गए आपके, और सेम परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि 30,000 का था। तो यहाँ पे जो टोटल आया आपका, यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखने होते कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करके, तो यहाँ पे आया 72,000 नेगेटिव का। ठीक है, इसके बाद आपने शेयर्स इशू के, इसके अलावा कोई चीज़ बची नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका कितना अमाउंट आया बाहर? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया 30,000। क्योंकि अगर आप देखें
तो कैश फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो चलते हैं, मेरे को ध्यान था कि कुछ था नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब एक चीज़ ध्यान देंगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, तो ये 1,50,000 था लास्ट ईयर और इस साल भी 1,50,000 है। तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। चेंज नहीं आया तो ना इसमें कोई इंक्रीज हुआ ना कोई डिक्रीज हुआ, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे हम। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे सबसे पहले। तो इन तीनों को ऐड करने पे हमारा अमाउंट आ रहा है 8,500। ठीक है, तो ये क्या है, हमें बाय एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमने ऐड किया तो हमारा अमाउंट आया क्या, 8,500। इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना, ऐड क्या करना होता है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्वेश्चन में, चलिए फिर से तो ये था 9,500। इससे हम किस पे गए, 65। आपको पता होगा इस साइड ओपनिंग अमाउंट होता है, इस साइड क्लोजिंग अमाउंट होता है। ये एंड के ये शुरुआती ईयर में होता है, ये एंड में होता है। तो यहाँ पे अगर 60 प्लस 9,500 तो 69,500 आप ऐड होगा। ठीक है, तो 69,500 आप ऐड करेंगे। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना है आपका, 78,000। अब आपको चेक करना होता है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो ये जो कि आपके इक्वल आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अगर मैंने सही सॉल्व किया होगा तो ये सही है, ये जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। अगर मैंने सॉल्व सही नहीं किया होगा तो इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं। हाँ, तो क्लोजिंग में क्या आएगा, 24,000, तो ऊपर कितना है, 54,000। तो 24,000 और 54,000 कितना होता है, उसको ऐड कीजिए। अगर वो 78,000 आया तो आंसर सही है, अगर वो 78,000 नहीं है तो आंसर गलत है। क्या करना है आपको, 54,000 प्लस में कीजिए 24,000 और इसको ऐड कीजिए, आंसर सेम आया तो 78,000 आया। तो इससे मेरा जो कि आंसर भी कंफर्म हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि सही है। तो इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इजी होता है, आपको खुद करते हुए समझ आ जाएगा कि सही किया आपने गलत, तो इसमें मार्क्स स्कोर करना आसान होता है। तो इस तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के आंसर्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ईजी चैप्टर है, आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली कर सकते हैं। मैंने वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।
है।